जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने चैप्टर 2 को मैंने डिस्कस किया था पहले ही, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो वो वाला जो था वो एक वीडियो में ला पाना असंभव था, इसलिए मैं आज जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र पार्ट 2 को लाया हूं। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है कल मैंने नेक्स्ट वीडियो में जो था उस वीडियो में मैंने बताया था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। उसके बारे में हम लोग एकदम डीपली जान गए थे कि हमारा क्षेत्र होता क्या है, क्षेत्र आया कैसे, किस तरह से विकास का प्रोसेस हुआ, किस तरह से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम लोग उदारीकरण नीति में आए, ये सब आप जान चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद इस पार्ट 2 में आप आइए। अब पार्ट 2 में जो है हम देखेंगे बेरोजगारी, जीडीपी, ठीक है, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी। इसके बारे में जो है डीपली एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। देखिए सबसे पहले मेरा क्वेश्चन क्या आता है, मेरा क्वेश्चन आता है कि सकल घरेलू उत्पाद है क्या। ठीक है, व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या। तो अगर मैं देखूं कि जीडीपी क्या है, तो वो क्या है कि एक देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य जो है वो जीडीपी है। थोड़ा उलझा सा लग रहा है ना। देखिए एक देश के भीतर यानी कोई अगर देश के भीतर, भीतर वाले बाउंड्री यानी अगर मान लीजिए मैं भारत को अगर देखता हूं, भारत जो है, भारत के बाउंड्री के भीतर अगर कोई भी वस्तु का उत्पादन अगर हो रहा है तो वो मेरे भारत के जीडीपी में आएगा। ठीक है, अब किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, तो इसको, इसके बारे में हम क्या समझे, मान लीजिए मुझे एक कार का उत्पादन करना है। ठीक है, अब मैं कार का उत्पादन कर रहा हूं तो कार का जो अंतिम कॉस्ट है यानी जब वो मार्केट में आ जाता है तो मार्केट में मान लीजिए वो 7 लाख में आ रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए जो मार्केट में 7 लाख में ये कार आया तो ये जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट किया, 7 लाख का कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, अब जीडीपी में हम इसका जो इंग्रेडिएंट्स है यानी जो पार्ट्स है, मान लीजिए इसके चेसिस लगा है या फिर इसमें जो लोहा लगा है या स्टील लगा है या इंजन लगा है, उसका हम बारी बारी से अध्ययन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, अंतिम वस्तुओं का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे, अंतिम वस्तु। तो अंतिम क्या है, अंतिम मूल्य, अंतिम मूल्य कार का अंतिम मूल्य 7 लाख। तो ये 7 लाख का कंट्रीब्यूशन कहां होगा, हमारे जीडीपी में होगा। ठीक है, अब देखिए अगर मैं कहूं कि हमारे जीडीपी कितने रैंक में आता है, भारत का जीडीपी जो है वो कितने नंबर रैंक में आता है, तो जान लीजिए भारत का जो जीडीपी है वो 5वें रैंक पर आता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है दोस्तों यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब उनका जो है कितना है, जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना है, तो उनका कंट्रीब्यूशन है 28.78 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, 28.7 ट्रिलियन डॉलर जो है उनका कंट्रीब्यूशन है। दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो दूसरे नंबर पर दोस्तों आता है चीन। कौन आता है, चीन। ठीक है, दूसरे नंबर पर चीन आता है। अब उनका भी कंट्रीब्यूशन कितना है, 18.53 डॉलर। ठीक है, 18.53 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, यूएस डॉलर में। तीसरा नंबर पर कौन आता है दोस्तों, तीसरा नंबर पर आता है जर्मनी। कौन, जर्मनी। कौन आता है, जर्मनी। उनका कंट्रीब्यूशन कितना है, उनका कंट्रीब्यूशन है 4.59 डॉलर। कितना कंट्रीब्यूशन है, 4.59 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, फिर 5वें नंबर पर मेरा आता है जापान। कौन आता है, जापान। जापान जिनका कंट्रीब्यूशन कितना है 11.4 ट्रिलियन डॉलर, सॉरी इनका कंट्रीब्यूशन जो है 4.11 ट्रिलियन डॉलर है, 4.11 ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है, और नेक्स्ट में आता है हमारा प्यारा भारत, जिनका कंट्रीब्यूशन कितना है 3.94 ट्रिलियन डॉलर। तो आप देख पा रहे हैं कि पहला जो है यूएसए है, दूसरा चीन, तीसरा जर्मनी और चौथा जापान, और नेक्स्ट में आता है हमारा प्यारा भारत 3.94 ट्रिलियन डॉलर में। देखिए इस अमाउंट को आप कम मत समझिएगा, ये अमाउंट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे टॉप मोस्ट कंट्री कौन है, तो अमेरिका।
सुपर पावर हम लोग कहते भी हैं कि अमेरिका जो है सुपर पावर है। क्यों है? क्योंकि उनका जो जीडीपी है, जीडीपी का रैंक सबसे ज्यादा हाई है। ठीक है, वो 1960 से लेके 2024, जब तक ये वीडियो अभी तक शूट हो रहा है ना, ये वीडियो शूट होने तक वो अपना जो है आधिपत्य को बनाते हुए रखा है, यानी वो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट में है। ठीक है, क्यों? किसके बदौलत? क्योंकि उनका जीडीपी जो है हाई है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कहा था कि सिर्फ मैं जो वस्तु आपका करिकुलम में दिया गया है, यानी जो सिलेबस में है, सिर्फ उसके लेके मैं नहीं चलूंगा। ठीक है, तो आपको जीडीपी के साथ साथ जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट और व्हाट इज एनएनपी फैक्टर कॉस्ट, इन सब के बारे में भी बताया जाएगा। तो चलिए इनके बारे में भी हम लोग देखते हैं। देखिए, तो मैंने जीडीपी के बारे में आप लोगों को बता दिया। ठीक है, अब जीडी के साथ साथ इन टर्म को भी आप लोगों को देखना होगा। क्या क्या? एक जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट और एनएनपी एट द रेट फैक्टर कॉस्ट, इनके बारे में भी जानना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, देखिए आपका जो दिमाग है, आपका दिमाग जब तक चीजों को लेगा नहीं, जब तक लोड को लेगा नहीं, तब तक आप अपनी क्षमताओं को समझ नहीं पाइएगा। अगर आप एक छोटे से झूले को झूलते हुए रहे तो उस छोटे से झूले पर ही झूलते रहिएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा लोड लेना होगा। अगर मान लीजिए आपका दिमाग इस तरह का डेवलप हो चुका है तो आप लोड लीजिए, तब ना पता चलेगा कि आप जो है किस सक्षम है, कितने सक्षम विद्यार्थी हैं। तो इन सब के बारे में भी अगर हम देखें तो सबसे पहले आता है जीएनपी। ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखिए जीएनपी की गणना कैसे किया जाता है? जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अवार्ड, एनएएफआई। ठीक है, अब ये एनएएफआई, व्हाट इज एनएएफआई, यानी एनएएफआई क्या होता है? देखिए एनएएफआई जो है, ये मान लीजिए विदेशों में कोई रहते हैं। ठीक है, विदेशों में रहकर कुछ कमाते हैं और वो हमारे देश में भेजते हैं। ठीक है, और हमारे देश में कोई विदेशी रहते हैं और वो यहाँ से कमा के कुछ भेजते हैं, तो दोनों में जो आपस में सामंजस्य होता है, तो उसमें किसका लॉसेज होता है, किसका लाभ होता है, इसके बारे में एनएएफआई दिखाता है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझते हैं। मान लीजिए भारत में कोई यूएसए में मान लीजिए भारत का कोई व्यक्ति रहता है जो क्या कमाता है? 10 रुपया कमाता है, सपोज। ठीक है, अब इंडिया में कोई व्यक्ति रहता है जो मान लीजिए कितना का कमाता है? 30 रुपया कमाता है। ठीक है, अब जो इंडिया में रहते हैं विदेशी व्यक्ति, वो 30 रुपया कमा के कहां भेजते हैं? यूएसए में भेजते हैं। और यूएसए में जो व्यक्ति रहते हैं वो 10 रुपया कमा के कहां भेजते हैं? इंडिया में भेजते हैं। तो अगर मैं गुना भागा करूं तो क्या निकलेगा? इसमें निकलेगा -20, यानी हम लोग क्या है? लॉसेज में चल रहे हैं। किससे? यूएसए से। क्योंकि इसको अगर इस खाई को अगर बांटना है, इसको अगर ठीक करना है, तो क्या करना होगा? इस चीज को उल्टा करना होगा। यानी वहां से जो व्यक्ति आके यहाँ पर रहेंगे उनका इनकम कम होना चाहिए, और वहां पर जो व्यक्ति रहेंगे उनका इनकम ज्यादा होना चाहिए। जब वहां से वस्तु को इधर भेजा जाएगा तो ये चीज अपने आप उठेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका क्या? नेट इनकम फ्रॉम अवार्ड, एनएएफआई। समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं एनडीपी। एनडीपी क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखिए एनडीपी को कैसे निकाला जाता है? जीडीपी से माइनस किया जाता है डिप्रिसिएशन को। अब जीडीपी में अगर डिप्रिसिएशन को माइनस किया जाता है तो मेरा क्या निकलता है? एनडीपी। अब ये डिप्रिसिएशन क्या है? जीडीपी का तो अर्थ हमें पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी शुद्ध घरेलू उत्पादों को अगर हम मापा जाए तो जीडीपी कहते हैं। लेकिन ये डिप्रिसिएशन क्या बोला है? ठीक है, देखिए डिप्रिसिएशन क्या होता है? वस्तु ह्रास। ठीक है, वस्तु ह्रास को डिप्रिसिएशन कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, मान लीजिए कोई वस्तु का उत्पादन 2020 में मान लीजिए हुआ। ठीक है, 2020 में मान लीजिए कोई वस्तु का उत्पादन हुआ। क्या? एक कार का। अब इस कार का मूल्य 2020 में क्या था? मान लीजिए 8 लाख रुपया था। ठीक है, अब जब ये कार मार्केट में आ गया तो 8 लाख रुपया जीडीपी में कंट्रीब्यूट हो गया। अभी अभी मैंने कहा कि जो प्राइस होता है, लास्ट वाला प्राइस, वही जीडीपी में काउंट होता है। तो ये 2020 में आया, ये 8 लाख काउंट हो गया जीडीपी में।
अब क्या हुआ, जैसे जैसे समय बीतता गया ये कार डिसकंटिन्यू होता गया, यानी कार का जो है अवमूल्यन होता गया और धीरे धीरे ये कार जो है 5 लाख में आ गया। कब? 2024 में मान लीजिए। तो डिप्रिसिएशन हुआ यानी ह्रास हुआ। तो यही मूल्य ह्रास को जब यहाँ पर गणना किया जाता है तो क्या निकलता है? एनडीपी। समझ में आ गया? एकदम क्रिस्टल क्लियर जैसे समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट में आते हैं, हम लोग एनएनपी के बारे में जानते हैं। एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब एनएनपी की गणना कैसे किया जाता है? तो एनएनपी की गणना करने के लिए जीडीपी प्लस एनएएफआई माइनस डिप्रिसिएशन किया जाता है। अब जीडीपी के बारे में हम लोग को पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एनएएफआई क्या होता है? विदेशों से प्राप्त आय और माइनस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन अभी मूल्य ह्रास को। तो जब जीडीपी में विदेशों से प्राप्त आय साथ में मूल्य ह्रास को घटा दिया जाता है तो क्या निकल के आता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल के आता है, यानी एनएनपी निकल के आता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है हम लोग मार्केट प्राइस में। ठीक है, मार्केट प्राइस जो होता है वो क्या होता है? देख लीजिए, फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी, ये चीज क्या है एकदम ध्यान से समझिए। देखिए मान लीजिए मेरे पास एक पेन है, ठीक है, ये वाला पेन है। अब इस पेन का जो कॉस्ट है, बनाने का कॉस्ट, ये 15 रुपया मान लीजिए आ रहा है। ठीक है, अब क्या होता है, सरकार क्या करता है, मान लीजिए इस पेन का मूल्य कितना है? 15 रुपया। ठीक, सरकार बोलता है इसमें हम 7 रुपया का टैक्स और जोड़ देते, तो हो गया मेरा 22 रुपया। ठीक है, लेकिन जब ये मार्केट में आना चाह रहा है तब सरकार बोल रहा है कि नहीं, इतना में अगर आप पेन को मार्केट में भेजिएगा तो हो सकता है कि पेन को कोई खरीदने ना जाए, या फिर क्या हो कि मेरा जो समाज कल्याण का उद्देश्य वो पूर्ण ना हो। तो इसलिए सरकार क्या करता है, इसमें 2 रुपया का सब्सिडी अपने से लगा देता है। तो जिसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये मेरा क्या निकल के आता है? 20 रुपया जो है निकल के आ जाता है। यानी ये मार्केट में कितना रुपया में आएगा? ये मार्केट में 20 रुपया में आएगा। ठीक है, तो वही होता है मार्केट प्राइस। एकदम समझ में आएगा? क्रिस्टल क्लियर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? देखिए मार्केट प्राइस में टैक्स को अगर हम माइनस करते हैं, साथ में सब्सिडी को जोड़ देते हैं तो वो मेरा क्या निकल के आता है? फैक्टर कॉस्ट। यानी यहाँ पर टैक्स को जोड़ा गया, यहाँ पर टैक्स को क्या किया गया? घटा दिया गया। अगर टैक्स को हम घटा देते हैं तो मेरा फैक्टर कॉस्ट निकलता है, और अगर टैक्स को हम जोड़ देते हैं और सब्सिडी को घटा देते हैं तो मार्केट प्राइस निकलता है। बस फैक्टर कॉस्ट और मार्केट कॉस्ट का फंडा यही है। दूसरा है एनएनपी एट द रेट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी एट द रेट फैक्टर कॉस्ट ये कैसे निकलता है? जीडीपी एट द रेट मार्केट प्राइस प्लस एनएएफआई माइनस डिप्रिसिएशन माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडी। ठीक है, अगर एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट का फैक्टर कॉस्ट अगर हमें निकालना है तो पहले तो जीडीपी मार्केट प्राइस में जो जीडीपी है उसको लेना होगा, साथ में विदेशों से प्राप्त आय को लेना होगा और मूल्य ह्रास को माइनस करना होगा, साथ में टैक्स को भी माइनस करना होगा और प्लस करना होगा सब्सिडी को। जब हम इसको करेंगे तो मेरा क्या निकल के आएगा? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट द रेट फैक्टर कॉस्ट। चलिए इसके बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग जानते हैं बेरोजगारी। ठीक है, बहुत ही बड़ा मुद्दा है भारत का, तो इसके बारे में हम लोग बेरोजगारी के बारे में जानेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय रोजगार गारंटी के बारे में जानेंगे। बेरोजगारी को जानने से पहले हम जानते हैं कि भारत में बेरोजगारी है क्यों। तो देखिए भारत में बेरोजगारी होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? जनसंख्या। भारत का जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है। आज हम लोग चीन को भी अगर मान लीजिए, अगर हम लोग का जनगणना होता है 2011 के बाद तो जनगणना हुआ नहीं, अगर मान लीजिए जनगणना होता है ना तो हम लोग चीन को भी पछाड़ दिए। ठीक है, तो इतना बड़ा जनसंख्या को संभाल पाना बहुत मुश्किल सी बात है। ठीक है, तो इसीलिए भारत में क्या है? बेरोजगारी जो है व्याप्त है। ठीक है, अब देखिए बेरोजगारी होता क्या है। सबसे पहले अगर थ्योरेटिकली हम जानेंगे तो बेरोजगारी होता क्या है। देखिए अगर योग्य एवं सक्षम व्यक्तियों को काम करने की इच्छा के बावजूद काम ना मिले उसे बेरोजगारी कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति लूल्हा नहीं है, लंगड़ा नहीं है, आंख फूटा नहीं है, सब कुछ एकदम ठीक ठाक है, लेकिन फिर वो काम खोजने के लिए जाता है, फिर भी उसको काम नहीं मिलता। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? बेरोजगारी। ठीक है, भारत में जो है विभिन्न प्रकार का, देखिए इतना सारा बेरोजगारी हम लिख के रखे हैं, तो भारत में ये सब बेरोजगारी जो है व्याप्त है। अब देखिए क्या है, एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग खुली बेरोजगारी। ठीक है, खुली बेरोजगारी जो है इसी के अनुरूप आएगा। खुली बेरोजगारी काम करने की इच्छा है पर काम नहीं प्राप्त हो रहा है।
ठीक है। खुली बेरोजगारी में काम करने की तो इच्छा है, आदमी जो है काम करना चाहता है, लेकिन फिर भी उसको काम प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो खुली बेरोजगारी होने का कारण क्या है? खुली बेरोजगारी का होने का कारण सीधे से तौर पर अगर कह सकते हैं तो सरकार का विफल होना है या फिर जनसंख्या का अधिक होना है। क्योंकि इतना सारा मुंह है, सब एकदम चियाड़ के रखे हैं मुंह, हमको खाना दीजिए, हमको खाना दीजिए, लेकिन खाना प्राप्त हो नहीं पा रहा है। सरकार रोजगार जुगाड़ नहीं कर पा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है? खुली बेरोजगारी आ रहा है हमारे सामने। नेक्स्ट आते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट क्या आते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, जिसे हम लोग अल्प बेरोजगारी भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी एक नाम हो गया, दूसरा है छुपी हुई बेरोजगारी, तीसरा है अल्प बेरोजगारी। ठीक है, ये क्या है? काम करता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में वो बेरोजगार है ध्यान से समझिए, काम करता हुआ प्रतीत तो हो रहा है, समाज देख पा रहा है, गांव के लोग देख पा रहे हैं, सब कोई देख पा रहे हैं कि हाँ वो लड़का काम कर रहा है, लेकिन वो वास्तव में काम नहीं कर रहा, कुछ प्रोडक्ट नहीं कर पा रहा, कमा नहीं पा रहा है। देखिए, हम इसको एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जिनका नाम राम है, ठीक। राम के जो है दो बेटे हैं, राम के दो बेटे हैं, एक का नाम है राहुल, राहुल, और एक का नाम है श्याम। ठीक है, राहुल जो है उनका बड़ा बेटा है, इनका बड़ा बेटा है, जिनका लगभग एज हो गया है 20 साल, और श्याम जो है अभी छोटा है, जिनका उम्र मान लीजिए 14 साल हो रहा है। ठीक। अब राम जो है राहुल को बोलता है कि मेरा एक खेत है, राम का एक खेत है, ठीक है, तो राहुल को बोलता है कि चलिए और मेरे साथ जो है खेत में काम कीजिए। अब राम राहुल को लेके जाता है, खेत में काम करता है। खेत में राम मान लीजिए वृद्ध व्यक्ति है, तो खेत में अच्छा से उत्पादन नहीं कर पा रहा, तो राहुल जैसे ही गया तो उत्पादन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, यानी उत्पादन बढ़ गया, यानी राहुल का आने का फायदा खेती में उनको प्राप्त हुआ, जिससे हम बता सकते हैं कि राहुल भी कमा रहा है और राम भी कमा रहा है। यानी राहुल जब खेत में गया तो उत्पादन बढ़ गया, इससे राम भी कमाएगा, राहुल भी कमाएगा, यानी दोनों रोजगार प्राप्त आदमी हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे साल बीतता जाता है, ये मान लीजिए 14 से मान लीजिए 18 या 16 का हो जाता है। अब ये भी जो है रोजगार की तलाश में ढूंढ रहा है, रोजगार खोज रहा है, लेकिन रोजगार इसको प्राप्त नहीं हो पा रहा। तो ये क्या करेगा? ये अपने पापा के पास जाएगा और बोलेगा, देखिए पापा, मुझे तो रोजगार प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप क्या कीजिए, भैया के साथ मुझे भी अपने खेत में ले लीजिए। तो राम क्या करेगा? ये भी इनका बेटा, ये भी इनका बेटा, तो ये बोलेगा चलो भाई मेरे साथ चलो, मेरे साथ काम करो। तो वो उसको भी क्या करेगा? अपने खेत पर जो है इसको भी, श्याम को भी लेके जाएगा। अब श्याम जैसे ही इस खेत में जाएगा, अब खेत का चौड़ीकरण उतना ही है, खेत बढ़ा नहीं, खेत का कुछ हिस्सा बढ़ा नहीं, जैसा का वैसा ही है। अब श्याम चलाया, दो भाई मिलके एकदम पूरा जी जान लगा के खाट दिए, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट जो है जितना उत्पादन हुआ उतना ही रहा, कुछ भी उत्पादन बढ़ा नहीं। कैसे बढ़ेगा? खेत तो उसका सीमित है, अब उसमें तुम 10 आदमी घुसाओ या 50 आदमी घुसाओ, उसका तो प्रोडक्ट उतना ही होगा। तो श्याम के आने से भी प्रोडक्शन में कुछ बढ़ोतरी नहीं हुआ, जिस वजह से श्याम क्या हो गया? छुपी बेरोजगारी या प्रचंड बेरोजगारी में समा गया। यानी सभी कोई देख रहा है कि राम का छोटा बेटा श्याम भी खेत में काम कर रहा है, यानी वो भी कमा रहा है, लेकिन वास्तव में क्या उसका कमाई है? नहीं है। तो यही है क्या? प्रचंड बेरोजगारी। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट हम आते हैं ऐच्छिक बेरोजगारी। ऐच्छिक बेरोजगारी क्या होता है? हम नहीं सुधरेंगे वाले, यानी बाप का पैसा गोल्डन स्पून पे भी जानते हैं, जो पैदा ही होता है एकदम बड़ा आदमी के घर में, उसी के गोल्डन स्पून बेबी कहते हैं। तो एकदम गोल्डन स्पून बेबी जैसा। तो ऐच्छिक बेरोजगारी कौन होते हैं? मान लीजिए कोई किसी का पिताजी बहुत ज्यादा धनी व्यक्ति है, उसको काम करने का कोई जरूरत नहीं है, तो वो सब होता है ऐच्छिक बेरोजगारी, मतलब अपनी इच्छा अनुसार हम काम नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई किसी बीवी को लगा दिया काम पे, और बीवी आता है उसका बालों का मुट्ठी पकड़ के बोला है देखा नहीं पैसा लेके, और वो अपना दारू पी के पूरा दिन गुजारता है, तो उसे कहते हैं क्या? ऐच्छिक बेरोजगारी, अपने इच्छा अनुसार वो काम नहीं करता। ठीक। उसके बाद आता है ग्रामीण बेरोजगारी। ग्रामीण बेरोजगारी क्या होता है? ग्रामीण बेरोजगारी देखिए, ग्रामीण इलाकों में जो है
रोजगार का साधन मिल पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर खेती होता है। अब खेती तो हमारे यहाँ पर मानसून पर डिपेंड करता है। अब मानसून कभी मान लीजिए हुआ नहीं या फिर बहुत ज्यादा हो गया तो उससे मेरा क्या हो जाएगा, रोजगार गड़बड़ा जाएगा, जिस वजह से ग्रामीण बेरोजगारी उत्पन्न होता है। ठीक। नेक्स्ट, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी भी एक प्रकार का भारत में बहुत बड़ा व्याप्त है। अब मौसमी बेरोजगारी क्या है? देखिए, हम लोगों का जो देश है ना वो मानसून पर निर्भर है। ठीक है, कोई भी अगर खेती करना चाहता है तो वो मानसून पर निर्भर रहता है। मानसून आएगा तब हम हल बैल को लेके जाएंगे, तब जाके हम खेती करेंगे। इस तरह से हम लोग अपना खेती को करते हैं। अब मान लीजिए किसी साल मानसून आया ही नहीं या फिर बहुत ज्यादा आ गया, तो जिसके वजह से क्या हुआ, फसल को नुकसान हुआ या फसल हुआ ही नहीं। कोई किसान लोन उठा के रखे हैं, कोई साहूकार से पैसा लेके रखे हैं, तो जिस वजह से क्या हुआ, उसका खेत से भी अपना हाथ जो है धोना पड़ा, यानी खेत को बेच के उसको ऋण चुकाना पड़ा, साहूकार को पैसा देना पड़ा। तो इस तरह से क्या मौसमी बेरोजगारी जो है व्याप्त होता है। उसके बाद हम लोग आते हैं शहरी बेरोजगारी। हम लोग समझते हैं कि ग्रामीण इलाकों से दौड़ के अगर हम शहर में चले जाएंगे तो हम लोग रोजगार प्राप्त कर लेंगे। तो क्या ऐसा हो सकता है? हम लोग को क्या रोजगार मिल जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर सभी व्यक्ति शहर की ओर पलायन करने लगे तो कहां से रोजगार जुगाड़ कर पाएगा? तो शहरों में भी बेरोजगारी व्याप्त है। शहरों में भी बहुत सारा बेरोजगारी व्याप्त है। कैसे? वहां पर तकनीकी बेरोजगारी व्याप्त है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेरोजगारी व्याप्त है। यानी आपको लग रहा है कि हम काम मिल जाएगा, लेकिन आपको वहां पर काम नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इतना जनसंख्या उस जगह पर अटैक करके किया हुआ है कि वहां पर रोजगार सृजन ही नहीं हो पा रहा। ठीक है, इसीलिए वहां पर शहरी बेरोजगारी व्याप्त है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग शिक्षित बेरोजगारी पर। शिक्षित बेरोजगारी क्या है? देखिए, भारत में शिक्षा का कोई कमी नहीं है। किसी भी गांव में जाइए, किसी भी गली में जाइए, किसी भी मोहल्ला में जाइए, आपको बीए पास, एमए पास, पीएचडी तक लड़का आपको बेरोजगार मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत का जो शिक्षा प्रणाली है ना वो क्या करता है, सृजनात्मक शिक्षा प्रणाली नहीं है, वो एक कौशल शिक्षा प्रणाली नहीं है, वो रोजगार की ओर केंद्रित होकर शिक्षा नहीं देता। वो शिक्षा को देता है कि आप कितना शिक्षा को ग्रहण कर सके, आप कितना ज्ञान को ले सके। ज्ञानी गुणी तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन उसका काम जो है आगे चलता नहीं, कुछ कौशल उसके पास है ही नहीं, जिस वजह से क्या शिक्षित बेरोजगारी व्याप्त हो जाता है। शिक्षित बेरोजगारी बहुत सारा है। अब देखिए, उसके बाद आता है संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होता है? मान लीजिए एक फैक्ट्री में कोई मजदूर काम करता है। अब काम कर रहा है वो 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, मान लीजिए कन्वेयर बेल्ट में काम करते हैं। अब कन्वेयर बेल्ट में क्या होता है, कुछ सामान आ रहा है, उसको उठा के बॉक्स में भर दिया, उठा के बॉक्स में भर दिया, यही उसका काम है। इससे आराम से उसका रोजगार चला जा रहा है। अब उसी कन्वेयर बेल्ट में मान लीजिए एक कन्वेयर, 2, 3, 4, इस तरह से तो 4-5 मजदूर लगाना पड़ रहा है मालिक को। अब मालिक क्या देखा, कहीं वो फॉरेन कंट्री में गया, कहीं जाके उसने देखा कि रोबोटिक आर्म है, यानी रोबोटिक एक भुजा है जो एक ही साथ सबको उठा के बॉक्स में भर दे रहा है। तो वो क्या करेगा, उस रोबोटिक्स आर्म को वहां पर ले आएगा, उस जगह पर इंस्टॉल कर देगा और बाकी मजदूरों को बोलेगा बाबू आप लोग अब घर जाइए, आप लोगों का कुछ काम नहीं है। अब वो रोबोटिक्स आर्म क्या करेगा, उसको उठाएगा और अपने बॉक्स में डालेगा, उठाएगा और बॉक्स में डालेगा। अब जो मजदूर है वो मजदूर तो बेरोजगार हो गए। अब कि कोई मजदूर बोलता है कि नहीं हमको रोजगार चाहिए, तो बोलता है ठीक है आप इस रोबोट को ऑपरेट कीजिए। अब रोबोट को जब ऑपरेट करने आ रहा है तब उसको आता ही नहीं रोबोट को ऑपरेट करना। अब जब इस तरह का समस्या उत्पन्न होता है किसी फैक्ट्री में, यानी नया चीज आ जाने से अगर मजदूर घबरा जाते हैं, मजदूर उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो कौन सा बेरोजगारी हो गया, संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी ढांचा को चेंज कर दिया गया, तो उससे जो बेरोजगारी उत्पन्न हुआ उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, घर्षणात्मक बेरोजगारी। घर्षणात्मक यानी राशनिंग करना, यानी आप एक ऐसे जगह पर लगे हुए हैं जहां पर आपका मूल्य ठीक ठाक नहीं मिल रहा, यानी आपको हो सकता है आपको पेमेंट कम मिल रहा है, यानी या फिर आप कुछ ऐसा कंपनी में घपला कर दिए जिसके वजह से आपको वहां से निकाल दिया, या फिर दूसरा कुछ कारणों से आप उस जगह को छोड़ के चले आए। अब आप उस जगह को छोड़ के दूसरे चीजों की तलाश के लिए भटक रहे हैं, एक जगह जा रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं। तो इस तरह से जब ये क्रम चलता है ना जितने दिनों तक, उतने दिनों तक आप किस बेरोजगारी में गुजरते हैं, घर्षणात्मक
बेरोजगारी। ठीक है, तो आई होप आपको बेरोजगारी का जो फंडा है ये कुछ हद तक समझ में आ गया है। ठीक है, अब हम लोग राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम पर आते हैं। अब हम देखते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में नरेगा भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के लाने का जो है मेन मोटिव क्या था? तो इसका मेन मोटिव था कि सबको रोजगार प्राप्त करवाना, साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों से पलायन को रोकना, जो ग्रामीण इलाकों से दौड़ के शहरों की ओर चले जाते हैं इस पलायन को रोकना, और साथ ही साथ जो गरीबी रेखा के सबसे ज्यादा नीचे रहते हैं उनको धीरे धीरे ऊपर उठाना, और व्यक्तियों को काम के लिए उसको अभ्यस्त करना कि आप काम करते रहिए, आप काम करेंगे तो आपका शरीर स्वास्थ्य भी ठीक ठाक रहेगा। तो देखिए इसका सबसे उद्देश्य जो है देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला उद्देश्य काम का अधिकार अधिनियम, इसका जो एक जो और नाम है उसका क्या नाम है? काम का अधिकार अधिनियम। इसका एक और नाम है काम का अधिकार का अधिनियम, यानी आपको काम जो है सरकार प्राप्त करवाएगा, किसी भी एनी हाउ आपको सरकार जो है काम प्राप्त करवाएगा। उसके बाद इसको जो है सर्वप्रथम 200 जिलों में लागू किया गया था। क्या किया गया था? इसको सर्वप्रथम 200 जिलों में लागू किया गया था। उसके बाद है इसमें 100 दिनों का काम आपको उपलब्ध कराया जाता है। आपको 100 दिनों का जो है काम इसमें उपलब्ध कराया जाता है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश आपको 100 दिनों का काम आपको उपलब्ध नहीं कराया जाता तो आपको बैठ बैठ के सरकार जो है पेमेंट देता है, भत्ता देता है। ठीक है, नेक्स्ट है गरीबों के आय में वृद्धि करना। इसका एक उद्देश्य मेन मोटिव क्या है कि गरीबों का जो आय है उस आय को वृद्धि करना। ठीक, उसके बाद है गांव में सड़क तालाब डोभा का निर्माण कराना। गांव में जो छोटे छोटे काम होते हैं जैसे सड़क हो गया, डोभा हो गया, और फिर जो तालाब होते हैं तालाब के साइड साइड में जो है पेड़ लगाना, या फिर रोड के किनारे किनारे पेड़ लगाना, इन सब का काम किसके द्वारा किया जाता है? इन नरेगा के द्वारा करवाया जाता है। देखिए जब कोरोना काल आया था ना कोरोना काल के समय जब बहुत सारा कंपनियां जो है ठप हो गया था, यानी बहुत सारा कंपनियां से वर्कर को निकाल दिया था, जो बाहर काम मजदूर काम करने गए थे उनको बोला कि आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। अब ये तो चलिए सरकार ने कहा कि लॉकडाउन लग जाएगा। अब लॉकडाउन लगने से क्या होता है, जो गरीब इंसान होता है उनका अर्थव्यवस्था तो एकदम खत्म हो गया, उनका इनकम चला गया, खाने का जुगाड़ कैसे करें ये सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया, वर्क कैपेबिलिटी जो था वो खत्म हो गया। तो इस समय क्या किया सरकार ने? इस नरेगा को लाया। नरेगा को लाने से क्या हुआ, उन्होंने सरकार ने कहा कि अगर आपके पास काम नहीं है तो आप क्या कीजिए, आसपास का क्षेत्र में डोभा बनवाइए। जगह जगह पर जैसे खेत है, खेत के साइड साइड में क्या बड़ा बड़ा गड्ढा बनाया गया, ताकि पानी जब वर्षा के समय आए तो पानी वहां पर संचित होके रह जाए, यानी पानी आसपास के इलाकों में ना बहे और व्यर्थ होके समुद्र में ना चले जाए। तो इस सब का काम कैसे किया गया? नरेगा के द्वारा किया गया। तो नरेगा का रहने से फायदा हमको क्या होता है कि कोई भी मजदूर जो है भूख से मरता नहीं। ठीक, तो आई होप आप लोगों को वीडियो जो है एक हेल्पफुल लगा होगा। देखिए वीडियो तो थोड़ा बड़ा हो रहा है, एकदम कंफर्म है। क्यों बड़ा हो रहा है? क्योंकि आपको एक मैसिव इंफॉर्मेशन आपको देना है, और मैसिव ज्ञान भी अगर आपको प्राप्त करवाना है तो थोड़ा तो वीडियो बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग पेशेंस रखिए, पेशेंस से आप लोग वीडियो को देखिए, आपको बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगा। और इसका एमसीक्यू का सीरीज तो मैं ला ही रहा हूं, साथ में साथ हम लोग एमसीक्यू भी करेंगे। तो आगे आप लोग देखते रहिए, इसी तरह अपनी हमारे वीडियो पर प्यार बनाते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।